सुबह सुबह हमारे हीरो की आंख मुर्गे की आवाज के साथ खुलती है। यांग कई हमारी कहानी के हीरो का नाम है, जो कि हाई हेवन पवेलियन का एक स्टूडेंट है। यांग कई 3 साल से हाई हेवन पवेलियन में ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो टेम्पर्ड बॉडी 3rd स्टेज पे ही पहुंच पाया है। इसके साथ के साथी भी इसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, जबकि इसके साथ के कई साथी हेवन पवेलियन से ट्रेनिंग लेकर अच्छे सेक्ट में ज्वाइन हो चुके हैं। और वही यांग कई को हाई हेवन पवेलियन में रहने के लिए यहाँ साफ सफाई करनी पड़ती है। हेवन पवेलियन हमारे हीरो के लिए स्पेशल है। यहाँ डिसाइपल्स के बीच काफी कड़ा कंपटीशन रहता है, जिससे सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही आगे बढ़ने का चांस मिले। हाई हेवन पवेलियन में रूल है कि यहाँ 14 साल तक के बच्चों को प्रोबेशनल 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और इस बीच जरूरत की सभी चीजें सेक्ट प्रोवाइड करवाता है। 3 साल यहाँ आपको खुद को ट्रेन करना होता है। अगर इन 3 साल में आप टेम्पर्ड बॉडी स्टेज से आगे निकल जाते हो तो तुम्हें और अच्छे सेक्ट में एडमिशन मिल सकता है, और तुम्हें और पावरफुल मास्टर से सीखने का मौका मिल सकता है, या तुम बिना किसी मास्टर के खुद से ट्रेनिंग कर सकते हो। पर अगर तुम टेम्पर्ड बॉडी स्टेज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो तुम्हें सेक्ट छोड़ के जाना पड़ता है, या तुम्हें डिमोट करके ट्रायल डिसाइपल बनना पड़ता है। हाई हेवन पवेलियन में 3000 डिसाइपल है, जिनमें ट्रायल डिसाइपल इतने कम है कि इन्हें एक हाथ में काउंट किया जा सकता है। यांग रोज की तरह सफाई कर रहा होता है, तभी वहां कुछ लड़के आ जाते हैं। अरे देखो, ये तो यांग कई है ना। डिसाइपल का झुंड यांग को घेर लेता है। इन लोगों की आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है कि यांग से पहले कौन लड़ेगा। लड़ाई में दाव पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट लगते हैं। ये कंट्रीब्यूशन पॉइंट सेक्ट में करेंसी का काम करते हैं। यांग झाड़ू को घुमा के ऊपर उछलता है। वो एक मोटे तगड़े लड़के की तरफ इशारा करती है। ऐसे यांग का ओपोनेंट डिसाइड होता है। हाई हेवन पवेलियन में डिसाइपल को 5 लेवल में डिफरेंशिएट किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर कोर डिसाइपल, फिर एलीट डिसाइपल, फिर लोअर बेस डिसाइपल, फिर ऑर्डिनरी डिसाइपल और एंड मी ट्रायल डिसाइपल, जिसमें यांग का ओपोनेंट जो ऑर्डिनरी डिसाइपल से ऊपर है पर उसे अभी लोअर बेस डिसाइपल में नहीं लिया है। दोनों में फाइट शुरू होती है। यांग जो पे पंच से शुरुआत करता है, जो पंचेस को डॉज करके यांग के पेट पर नी किक मारता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है, जिसमें यांग बहुत मार खाता है। बार बार मार खाने के बाद भी यांग दोबारा खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, जो कहता है कि अगर तुमने हार नहीं मानी तो तू मारा जाएगा। यांग गुस्से में जो की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, तभी जो उसे डॉज करके उसकी नेक पे कराटे चॉप देता है और यांग वही बेहोश हो जाता है। ये फाइट एक लड़की दूर से पेड़ पर चढ़कर देख रही होती है और नोट्स बना रही होती है। ट्रायल डिसाइपल यांग कई चैलेंज्ड ऑर्डिनरी डिसाइपल जो दिन जून जो विंस डार्क हॉल हाई हेवन पवेलियन की स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कि 3rd एल्डर संभालते हैं, जिनका काम है कि सेक्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो सबका रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन करना, जिसमें हर एक डिसाइपल के फाइटिंग रिकॉर्ड्स भी शामिल है, जिससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट को डिसाइपल्स में आसानी से बांटा जा सके। लगातार 147 फाइट जो कि यांग हारा है, ऐसा रिकॉर्ड हाई हेवन पवेलियन में किसी का नहीं है। इतना सब झेलने के बाद भी ये सेक्ट में क्यों है, ये इसकी नासमझी है या मेल प्राइड। कुछ देर बाद यांग की आंखें खुलती है। वो पेड़ के नीचे सोया होता है। उठते ही वो सवाल करता है, मैं यहाँ कैसे और कब आया। जमीन पर निशान और अपनी हालत देखकर यांग कहता है कि कोई तो मुझे यहाँ तक घसीट के लाया है, पर क्यों, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और उसके पास ब्लड क्लॉटिंग क्रीम भी पड़ी होती है, जो कि 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बदले मिलती है, जो कि पूरे महीने भी सफाई करने के बाद भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये सब देख के यांग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि पता नहीं कौन है जो उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, पर वो जो भी हो उससे अगर यांग की कभी भी कैसी भी हेल्प चाहिए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। यांग अपनी शर्ट उतारता है। उसकी पूरी बॉडी पे ताजे जख्म और निशान होते हैं। यांग अपनी छोटों पे दवा लगा के पत्थर को तकिया बना के सो जाता है। आधी रात को उसका पत्थर वाला तकिया चमकने लगता है। यांग की नींद टूटती है। वो घबरा के उठता है। उसे बुरा सपना आया होता है। वो बाहर देख के कहता कि अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं उसे सोए हुए। वो वापस से अपना तकिया उठा के कहता है कि ये पत्थर पहले से काफी अजीब दिख रहा है और पहले से काफी हल्का भी लग रहा है। तभी वो पत्थर चमकने लगता है, कुछ देर हवा में उड़ता है और किताब की तरह खुल के नीचे गिर जाता है। यांग उस किताब को उठाता है और खोलकर देखता है। वो किताब पूरी खाली होती है, उसमें कुछ लिखा नहीं होता। वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है पर उसे फाड़ नहीं पाता और सोचता है कि ये पत्थर उसे पहाड़ों पर शिकार करते हुए मिला था। उसे पता नहीं था कि ये एक किताब है। तभी यांग को कुछ याद आता है।
वो अपनी उंगली काट के अपने ब्लड की कुछ बूंदें उस किताब पे गिराता है। जैसे ही खून किताब पे गिरता है तेज से रोशनी चमकती है। किताब में से स्केलेटन निकलता है जो यांग की तरफ देखकर हंस रहा होता है। यांग स्केलेटन का सर पकड़ता है, तभी वो यांग पर अटैक कर देता है। यांग दर्द में चीख रहा होता है और बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद यांग की आंखें खुलती है। वो अपने घर में ही होता है। उसकी बॉडी की सभी चोटें ठीक हो जाती हैं, उसे किसी भी तरह का दर्द नहीं हो रहा होता। वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा होता है, पर इन सब के बाद भी वो टेम्पर बॉडी थर्ड स्टेज पे ही है। यांग को ध्यान आता है अपनी मैजिक बुक का। वो उसे ढूंढता है पर उसे नहीं मिल रही होती। फिर वो सोचता है कि उसने बुक के साथ ब्लड लिंक बनाया है। क्या मैं उसे बुला सकता हूँ? अपीयर, किताब आ जाती है। डिसअपीयर, किताब वापस गायब हो जाती है। ये सब देख के यांग बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि वो इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकता है और बड़े बड़े सपने देखने लगता है कि वो कैसे हाई हेवन पवेलियन के सभी मास्टरों को कैसे एक एक करके हराएगा इस बुक की हेल्प से। फिर उसे ध्यान आता है कि वो अभी भी टेम्पर्ड बॉडी थर्ड स्टेज पे है। फिर यांग कहता है कि मैंने इतनी मुश्किलें और परेशानियां इसी दिन के लिए झेली थी, अब मुझे इस बुक और अपनी सेफ्टी के लिए खुद को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले से ज्यादा मेहनत और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यांग बुक को खोलता है, उसमें कुछ मार्शल आर्ट की टेक्निक और इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उसे ये सनराइज के टाइम में करना है। फिर उसे ध्यान आता है कि उसे बाकी काम भी करने हैं, मतलब वो सुबह बस 1 घंटे ही प्रैक्टिस कर सकता है। अगले दिन सुबह यांग मॉर्निंग में अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसकी बॉडी में से क्रैकिंग साउंड आ रहा होता है। हीरो कहता है कि ये तो 6 पाम टेक्निक के 3 ही स्टेप्स हैं, मुझे इसी में इतनी मुश्किल हो रही है। ये तो टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड्स का 1% भी नहीं है। इतना कहते ही वो फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है। 1 घंटे की मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद वो थक के अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद यांग फील करता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो अब टेम्पर्ड बॉडी की 4th स्टेज पे पहुंच गया। यांग ये सब देख के कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि टेक्निक इतनी जल्दी असर दिखाएगी। मैं इतने सालों से थर्ड स्टेज पे अटका हुआ था। आज 1 घंटे में मैंने एक लेवल अप कर लिया। जैसे वो इतना बोलता है उसे काली खून की उल्टी हो जाती है। ये यांग के अंदर जमा इम्प्योरिटी होती है जो उसके कल्टीवेशन को रोक रही होती है। यांग कहता है कि ये बॉडी टेम्पर्ड रिकॉर्ड्स का 1% है। अगर मैंने 100% अचीव कर लिया तो मैं कितना पावरफुल हो जाऊंगा। इसके बाद यांग अपनी डेली ड्यूटी पे लग जाता है। उसे कोई और भी छिप के देख रहा होता है पेड़ के ऊपर से। तभी वहां कुछ लड़के आ जाते हैं और यांग से पूछते हैं, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम 1 घंटे से एक ही जगह झाड़ू लगाए जा रहे हो। यंग अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है कि वो पूरे दिन में 1 घंटे ही प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा वो पूरे दिन में क्या करे। तभी वो लड़का उससे टकरा के गिर जाता है। यांग उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें लगी तो नहीं? वहीं वो लड़का सोच रहा होता कि ये यांग इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। मैं इससे टकराया तो ऐसा लगा कि मैं किसी दीवार से टकरा गया। वो लड़का वहां से भाग जाता है। यांग पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहा है। वो कहता है कि आज कंट्रीब्यूशन पॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। यांग कहता है, मेरा वहां जाने का कोई फायदा टू है। नए महीने में यूज 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, जिसमें से वो 6.6 फाइट में हार चुका है। उसके पास इस महीने बस 4 कंट्रीब्यूशन पॉइंट बचे हैं। यांग शाम को कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंचता है। यांग हॉल मास्टर को नींद से जगाता है। हॉल मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं आए। यंग बताता है कि वो बाकी कामों में बिजी था। वह 1 पॉइंट को 10 सिल्वर में कन्वर्ट करवाता है और बाकी उसके अकाउंट में। यंग के पास टोटल 13 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। हॉल मास्टर यांग से बात करने की कोशिश करता है, पर यांग वहां से ब्लैक प्लम विलेज की तरफ शॉपिंग के लिए चला जाता है। वहां पहुंच के वो एक गली में कुछ लोगों को बात करते हुए देखता है और सोचता है कि क्या उनमें से वो मेरे सेक्ट का लड़का था। ब्लैक प्लम विलेज हाई हेवन पवेलियन के पास में ही है, तो यहाँ कोई ना कोई मिल ही जाता है। यांग शॉप पे पहुंच के आंटी को आवाज लगाता है। आंटी यांग से पूछती है कि हमेशा की तरह चावल की बोरी। जी आंटी। आंटी कहती है कि तुम महीने में एक बार शॉपिंग को आते हो और बस 1 बोरी चावल ले जाते हो। क्या इतने से तुम्हारा गुजारा हो जाता है? यांग कहता कि मैं पहाड़ी पे शिकार को भी जाता रहता हूँ। आंटी का हस्बैंड कहता है कि इसे राशन में पुराना चावल निकल के दे दूं और उसके पैसे मत लेना। यांग कहता है कि वो ये सब फ्री में नहीं ले सकता। आंटी कहती है कि उसमें कीड़े लगे, उससे अच्छा होगा कि तुम उसे ले जाओ।
यंग सोच रहा होता है कि ये लोग हर बार पुराना चावल बोल के मुझे राशन देते हैं, वो कोई पुराना या खराब नहीं होता, ये झूठ बोल के मुझे दे देते हैं। यंग उनका शुक्रिया अदा करके जाने वाला होता है। तभी दो आदमी शॉप पर आते हैं और आते ही शोर मचाने लगते कि यहाँ का मालिक कौन है। तुम घटिया लोग, चावलों में क्या मिला के लोगों को खिला रहे हो? मेरा अच्छा खासा मुस्टंडा भाई इन चावलों को खा के बीमार पड़ गया। दुकानदार बोलता है, सर आपके भाई की बीमारी और हमारी शॉप का कोई लेन देन नहीं है, हम यहाँ कुछ गलत काम नहीं करते। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है। तभी वही सुम्यू की एंट्री होती है। उसे देख के यांग को याद आता है कि लोग तो बाहर गली में एक साथ थे, ये यहाँ करना क्या चाहते हैं। सुम्यू दोनों भाइयों से कहता कि तुम्हारे भाई की हालत तो बहुत खराब है और देख के ऐसा लगता है कि इसे जहर दिया गया है। तुम इसका इलाज करवाने की जगह यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं इस दुकानदार का भंडाफोड़ करने यह आया हूँ, ताकि बाकियों को इसकी सच्चाई का पता चल सके और किसी और को ये सब न झेलना पड़े। यांग ये सब देख के मन में हंस रहा होता है कि ये सब कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तभी सुम्यू बिमा आदमी पे अटैक कर देता है। वो आदमी अटैक डोज कर देता है। सुम्यू कहता है कि क्या बात है, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, तुम्हारी बॉडी में जहर फैला हुआ है, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, लेकिन मेरा अटैक डोज कर दिया, इम्प्रेसिव। तभी वहां मौजूद भीड़ चिल्लाती है कि ये तो चीटर है, चोर है, लुटेरे है। सुम्यू तुम लोगों को शर्म नहीं आते ऐसे दिन दहाड़े लोगों को लूटते हुए? चोर बोलता है, तू है कौन लड़के, बड़ों के मामले में मत पड़, अच्छा नहीं होगा। यांग ये सब देख के हंस रहा होता है कि कितनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं सब। सुम्यू कहता है, मेरा नाम सुम्यू, हम इसे सोनू कहेंगे। सोनू कहता है कि मैं हाई हेवन पवेलियन से हूँ। ठग, हाई हेवन पवेलियन? तभी तुम इतने डेयरिंग बन रहे हो, देखने से लगता है तुम पावरफुल भी हो। हम दोनों भाई अपनी हार मानते हैं, पर याद रखना अगर हम दोबारा मिले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यांग कहता है, तो ये सारा ड्रामा सोनू मिया ने रचा है ताकि वो लोगों के आगे हीरो बन सके, इसे तो सबक सिखाना होगा। तभी यांग बोलता है कि रोको उन्हें, इन चोरों को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे किसी और की शॉप को अपना टारगेट बनाएंगे, इन्हें बिना सजा दिए नहीं जाने दे सकते। यांग सोनू से कहता है कि चलो भाई, इन चोरों को साथ मिलके पकड़ते हैं, मैं भी हाई हेवन पवेलियन से ही हूँ। सोनू सोच रहा होता है कि यहाँ भंडाफोड़ होने से पहले इन दोनों को यहाँ से कैसे निकाला जाए। पूरी भीड़ दोनों पे टूट पड़ती है। यांग कहता है कि न जाने इन दोनों ने कितनी दुकानों को लूटा होगा, कितने बिजनेस बंद करवाए होंगे, क्यों न दोनों की छाती में तलवार घुसा के इनका किस्सा खत्म कर दिया जाए। सोनू, जान से मर देना शायद ज्यादा हो जाएगा। यांग, अगर तुम टाइम पे ना आते तो आज इस मचेंट का धंधा चौपट हो जाता, ये लोग सड़क पे आ जाते। और तुम कह रहे हो इन्हें माफ कर दिया जाए। तभी उनमें से एक चोर बोलता है, सुमू यू बास्टर्ड, तुमने प्लान बनाया कि हम दुकान में जाकर इन्हें डराए धमकाए और तुम इन्हें बचा के लोगों के लिए हीरो बन जाओ, और अब तुम हमें मारना चाहते हो। सोनू, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। चोर चिल्ला के बोलता है। सुनो सब लोग, इस राइस मचेंट का धंधा चौपट करने का आइडिया सुमू का था और ये प्लान इसने मचेंट की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बनाया था। सुमू उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम दोनों भाइयों ने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, हम किसी को रास्ते पे लाना नहीं चाहते थे, ये सब मचेंट की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए था बस। यांग, इन सब के बदले तुम्हें क्या मिलता? चोर, इसके बदले सुमू ने हमें 50 सिल्वर देने का वादा किया था। मचेंट, मुझे तो लगा तुम हाई हेवन पवेलियन से हो, तुम अच्छे दिल के होगे, मुझे नहीं पता था पवेलियन में तुम्हारे जैसे नालायक घटिया किस्म के लोग भी होते हैं। बाहर का क्राउड भी आपस में बातें कर रहा होता है कि हम तो इसे हीरो कह रहे थे, ये तो ठगों का सरदार निकला। सोनू वहां से भागते हुए बोलता है कि 3 साल से तू सेक्ट में है, वो भी ट्रायल डिसाइपल लेवल पर, तुझे तो मैं ढूंढ के बदला लूंगा और अच्छा सबक सिखाऊंगा तुझे। मचेंट यांग को थैंक्स कहता है उसके काम के लिए और उसे सोनू से अलर्ट रहने के लिए भी कहता है। यांग अपना सामान लेकर वापस अपने घर पहुंचता है और सोचता है कि सोनू तो बदला लेने की बातें कर रहा था, फिर वो रास्ते में कहीं मिला क्यों नहीं। जो भी हुआ ठीक ही हुआ। अगले दिन सुबह यांग अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। ट्रेनिंग करते हुए वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसे हमेशा सिर्फ 1 घंटा ही मिल पाएगा ट्रेनिंग के लिए और ऐसा कब तक चलेगा। बाकी खाली समय में मैं क्या करूं, अपनी तलवार चाकू में धर लगाऊं या नींद पूरी करूं। यांग बुक ओपन करके बैठ जाता है। फर्स्ट पेज, फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन स्केलेटन। सेकेंड पेज, कल्टीवेट द टेम्पर्ड बॉडी विद गोल्डन स्केलेटन।
थर्ड पेज। इंसेंस बना ब्लैक बुक के हिसाब से ये इंसेंस बना मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करेगा। इसके अंदर जड़ी बूटियां डालकर जलानी है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता और अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना होगा। और मुझे जो हर्ब्स चाहिए वो है 3 लीव्ड स्पिरिट फ्लावर और फोरबिडेन ग्रास। इन हर्ब्स के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लगेंगे जो कि मेरे पास है नहीं। मेरे पास एक ही रास्ता है इन हर्ब्स को पाने का, मुझे खुद ही इन्हें ढूंढना होगा। ब्लैक विंड माउंटेन ज्यादा दूर नहीं है हाई हेवन पवेलियन से, ये मुझे वहां मिल सकती है। अगले दिन सुबह यांग अपनी ट्रेनिंग करके सफाई में लग जाता है। कंट्रीब्यूशन हॉल की सफाई करते हुए ओल्ड मैन मिंग यंग को एक बुक देता है जो हर्ब्स के बारे में होती है। सफाई खत्म करने के बाद यंग 3 दिन की छुट्टी लेके माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए। जैसे यांग माउंटेन पहुंचता है वो तरह तरह की हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है। ये घास तो जानी पहचानी लग रही है, फोरबिडेन ग्रास, क्या बात है, मेरा लक अच्छा चल रहा है। हर्ब्स कलेक्ट करते करते रात हो जाती है। यांग बैग से राइस बॉल निकल के खाने लगता है और रात को पेड़ पर चढ़ के सो जाता है। अगली सुबह यांग फिर से ट्रेनिंग करके हर्ब्स कलेक्ट करने निकल पड़ता है। हर्ब्स कलेक्ट करते करते शाम हो जाती है। यांग का लाया हुआ राशन भी खत्म हो चुका होता है। चलते चलते उसे जंगल में कहीं आग जलती हुई दिखती है। वहां पहुंच के यांग कहता है कि कौन बेवकूफ जंगल में आग लगा के चला गया। तभी वहां एक आदमी अपने बच्चे के साथ आते हैं जिन्हें देख यांग डर जाता है। ये दोनों जंगल में आग जला के कैंपिंग कर रहे होते हैं। आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, मेरा नाम जैंग शान है, हम माउंटेन के नीचे रहते हैं पर शिकार के लिए वो माउंटेन पर आते रहते हैं। मेरा लड़का भी शिकार में माहिर है। सब रात भर बातें करते हैं और खाना खा के सो जाते हैं। यंग सुबह जल्दी उठ के अपनी ट्रेनिंग के निकल पड़ता है। जाते हुए वो दोनों शिकारी बाप बेटे के लिए कुछ हर्ब्स छोड़ जाता है। ट्रेनिंग करते हुए यांग फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है। यांग अब टेम्पर्ड बॉडी 5th स्टेज पे पहुंच गया है। माउंटेन में घूमते हुए उसे जैंग का धनुष पड़ा हुआ दिखता है। ये तो जैंग की वो है। थोड़ी दूर उसे बहुत बड़ी केव दिखती है जिसमें अंदर से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही होती है। यांग केव में चला जाता है। वहां उसे कई कंकाल के साथ जैंग बंधा हुआ दिखता है। यांग को देख जैंग उससे कहता है कि वो उसके बेटे को बचाए। वो डिमोनिक स्पाइडर उसे केव में अंदर ले गया है। यांग उसके बेटे को बचाने निकल पड़ता है। केव के अंदर उसे स्पाइडर दिखता है जो कि लड़के को खाने ही वाला होता है। यांग उसकी तरफ दौड़ के स्पाइडर पर अटैक कर देता है। डोमिनिक स्पाइडर यांग पर भरी पड़ रहा होता है। स्पाइडर अपना एक पैर यांग की बाजू में घुसा देता है। यांग स्पाइडर का मुंह पकड़ के उस पर जोरदार घुसों की बारिश कर देता है जिससे स्पाइडर की मौत हो जाती है। यांग लड़के को उठाकर बाहर ले जाता है। उसे उसके बाप को पकड़ाकर वहीं रुकने को कहता है और यांग जड़ी बूटी लेने भाग पड़ता है। थोड़ी ही देर में यांग वापस आता है। हर्ब्स निकाल के अपने मुंह से चबा के उस लड़के के जख्मों पर लगा देता है और बताता है, डेमोनिक स्पाइडर ने इसे पॉइजन कर दिया है, हमें इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। यंग केव से कुछ हर्ब्स कलेक्ट करके उनके साथ डॉक्टर की तरफ निकल पड़ता है। डॉक्टर के पास पहुंच के उस लड़के का इलाज होता है। यांग की दी हुई ट्रीटमेंट की वजह से लड़के की जान बच जाती है। जैंग डॉक्टर और यंग को शुक्रिया कहता है उनकी मदद के लिए, जिसके बाद यंग वापस हाई हेवन पवेलियन निकल पड़ता है। वही हाई हेवन पवेलियन में स्टूडेंट्स यांग के घर के बाहर इकट्ठा होकर यांग को ढूंढ रहे होते हैं। कोई पूछता है वो जिंदा तो है ना, कोई कहता है वो सेक्ट छोड़कर चला गया। लोग तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। वहीं से हमारा सोनू गुजर रहा होता है। इतनी भीड़ देख के वो पूछता है कि ये इतनी भीड़ किस लिए लगी हुई है। सोनू का चमचा उससे बताता है कि ये लोग यांग काय को चैलेंज करने आए हैं। ये लोग हर 2-4 दिन में उसे चैलेंज करने आते रहते हैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के लिए। यांग आज तक एक भी फाइट नहीं जीता, वो हमेशा सबसे मार ही खाता है। सोनू अपने चमचे से कहता है कि सबको वापस भेज दो, उनसे बोलो कि आज मैं यांग काय को चैलेंज करूंगा। थोड़ी ही देर में चमचा सबको डरा धमका के वहां से भागा देता है। सबके जाने के बाद सोनू चमचे से पूछता है कि यांग कहाँ है। चमचा उसे बताता है कि आज वो दिखाई नहीं दिया, वैसे वो यही कहीं सफाई करता हुआ ही दिख जाता है। सोनू चमचे से कहता है कि दया दरवाजा तोड़। चमचा अंदर देख के कहता है कि अंदर तो कोई नहीं है, लगता है वो सच में सेक्ट छोड़ के चला गया है। सोनू बदला न ले पाने की वजह से किलिस रहा होता है और चांद से कहता है कि इस घर के चारों तरफ सूखी घास लगा दो और मेरे पास आग जला के लाओ, मैं इस घर को जलाकर राख कर दूंगा। सोनू घर में आग लगने जा रहा होता है, तभी यांग पीछे से आके उसके कंधे पर हाथ रखता और पूछता है, तुम मेरा घर क्यों जला रहे हो। उसे देख सोनू उछल पड़ता है और कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। यांग कहता है कि तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मुझसे बदला लो ना भाई, मेरा घर जला के तुम्हें क्या मिलेगा।
चैलेंज करने के लिए तुम्हारा लेवल ओपोनेंट के लेवल से 3 लेवल आगे पीछे होना चाहिए, तो सोनू की जगह उसका दूसरा चमचा चाओ फाइट के लिए आगे आता है। चाओ यांग को 3 अटैक का चांस देता है। अगर वो इन 3 अटैक में उसे अपनी जगह से हिला देता है तो उसे यांग जीत जाएगा, और वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो हार जाएगा। चाओ यांग को अटैक करने को कहता है। यांग चाओ की चेस्ट पे किक मारता है। चाओ हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। सोनू अपने चमचे से पूछता है कि तुम तो कह रहे थे ये टेम्पर्ड बॉडी की 3rd स्टेज पर है, फिर इसने ये सब कैसे किया? चमचा कहता कि शायद इसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सब कुछ वो डार्क हॉल वाली लड़की हमेशा की तरह पेड़ पे चढ़ के देख रही होती है। यांग की किक देख वो भी शौक से नीचे गिर जाती है और कहती है, ये सब यांग की गलती है। उसने अपने मूव से मुझे चौंका दिया और उसे देखकर लगता है उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है। उसने अभी अपने अटैक में किक का इस्तेमाल किया, मतलब अब वो 4th स्टेज से ऊपर जा चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन गायब रह के इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? सोनू अपने चमचे को हारा देख कहता है कि तूने बेईमानी की है। उसका दूसरा चमचा उसे कहता कि मास्टर, हम उस पे बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगा सकते। उसे देख के लगता है उसने ब्रेक थ्रू किया है। सोनू वहां अपने चमचे की हार को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है फ्यूचर में और स्ट्रांग अपोनेंट से लड़ने को तैयार हो जाओ, अगली बात में आऊंगा तो तुझे हर के ही जाऊंगा। ये कह के वो अपने दोनों चमचों को लेकर निकल जाता है। फालतू की बकबक और बेकार सी फाइट से हीरो का दिमाग खराब होता है तो वो नहाने के लिए पास की नदी में चला जाता है। नहाने के बाद वो वापस अपने सफाई के काम में लग जाता है। सफाई के बाद वो कलेक्ट की हुई हर्ब्स में से खुद के लिए जरूरी हर्ब्स निकाल के रख लेता है और बाकी की बची हर्ब्स की बेचने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल चला जाता है। पहुंचते ही यांग एल्डर मैंग को आवाज लगाता है। उसे देख के एल्डर चौंक जाते हैं। यंग उन्हें बताता है कि वो ब्लैक विंड माउंटेन पर अर्ब गैदरिंग को गया था। मैंने सुना यहाँ हर्ब्स को एक्सचेंज किया जाता है कंट्रीब्यूशन पॉइंट में। ये कहते हुए यंग एल्डर को कुछ हर्ब्स दिखता है, जिसे देख एल्डर कहते हैं, ये सब तो कॉमन लो ग्रेड हर्ब्स है, इनकी वैल्यू भी जरा नहीं है, न इन्हें ये रखने की जगह है। फिर भी एल्डर यांग से हर्ब्स लेने को तैयार हो जाते हैं। 2 हर्ब्स के बदले 1 CP। यांग अपनी बाकी की हर्ब्स भील्डी को दिखाता है और एक्सचेंज कर लेता है। यंग एल्डर को केव से कलेक्ट किया हुआ रेड मशरूम दिखाता है। एल्डर कहते हैं कि ये तुम्हें कहाँ मिला? यांग उन्हें मोंटा पर केव के बारे में बताता है कि वहाँ एक लेवल 1 बीस्ट डेमोनिक स्पाइडर मिला था जो मैंने मार दिया। उस केव में मुझे ये मशरूम मिला था। एल्डर कहते हैं वैसे तो ये मशरूम मार्केट में जल्दी मिलते नहीं, पर ये भी लो ग्रेड अर्थ है। यांग पूछता है उसे इसके बदले कितने पॉइंट्स मिलेंगे? एल्डर कहते हैं 20 पॉइंट्स, क्योंकि ये ब्लड मशरूम पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाया, ये अभी छोटा है। उसके बदले 20 पॉइंट भी बहुत जड़ा है। यांग 20 पॉइंट्स के लेता है। अब उसके पास टोटल 48 पॉइंट्स हो चुके हैं। यंग एल्डर से 10 विदर बैरन ग्रास मांगता है। एल्डर उसे 10 सिल्वर मांगते हैं। यंग कहता है कि अभी तुमने कहा कि 2 अर्ब के बदले 1 सिल्वर, अब तुम 1 अर्ब का 1 सिल्वर चार्ज कर रहे हो। एल्डर कहते हैं कि ये रूल्स मेरे बनाए हुए नहीं है, मैं यहाँ काम करता हूँ और तुम्हारे अलावा ये 3000 और स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी देखभाल करनी होती है। यांग हर्ब्स खरीद के वहां से निकल जाता है। बाहर हमें वही पेड़ वाली लड़की दिखती है। वो लड़की एल्डर से मिलती है। एल्डर मैंग इसके टीचर है। वो टीचर को बताती है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया और मास्टर से हालचाल पूछने लगती है। यांग अपने घर पर इंसेंस बर्नर में हर्ब्स डालकर जला देता है और उसकी स्मेल लेने लगता है। वो इंसेंस बर्नर को उठाकर बेड पर रखने जा रहा होता है, तभी उसे चक्कर आते हैं। वो गिर जाता है। इंसेंस जलता रहता है। कुछ घंटे बाद यांग की आंख खुलती है और वो पहले से अच्छा फील कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं सोनू को, जिसकी रातों की नींद यांग ने चुरा ली। सोनू अपने चमचों को नींद से जगाता है और यंग को पवेलियन से बाहर निकलवाने का कोई प्लान बनाने को कहता है। उसका लंबे बालों वाला चमचा सोनू के कान में प्लान बताता है और सुबह हो जाती है। यंग रोज की तरह झाड़ू लगा रहा होता है। उसके पास सोनू का लंबे बाल वाला चमचा ली आता है और उसे फाइट के लिए चलेगे करता है। यांग उसे लड़ने से मना कर देता है। उसके पास अभी बहुत काम है करने को। ली उसे काफी देर तक मस्का लगता है। एंड में यांग उससे 10 हर्ब्स के बदले चैलेंज को तैयार हो जाता है। ली भाग के डिस्ट्रीब्यूशन हॉल से अर्ब लेके फाइट को रेडी हो जाता है। ली यांग पर पंच से शुरुआत करता है। यांग उसे हाथ से रोक लेता है। ली कहता है इस पंच से उसका हाथ नम पड़ गया, जैसे उसने किसी पत्थर पर पंच मारा हो। ली यांग के पेट पर पाम स्ट्राइक गिरता है, पर यांग उसका हाथ पकड़ के अटैक रोक लेता है और ली की चिन पर किक मारता है। एक ही किक में ली बेहोश हो जाता है। चैप्टर 30 हम देखते हैं यांग 11th एल्डर के साथ ड्रैगन रवीन के पास खड़े हैं। यांग एल्डर से पूछता है कि इस रवीन से इतनी ज्यादा यंग क्यों फील हो रही है। एल्डर उसे बताते हैं कि कई 100 सालों पहले जब हमारा पवेलियन एग्जिट नहीं करता था,
हमारे पूर्वज यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें यहाँ बहुत पावरफुल और खतरनाक डेमन मिला जिसके साथ पूर्वजों ने लड़ाई की। जब डेमन ने देखा कि वो जीत नहीं सकता तो उसने तलवार के एक वार से ये जमीन में ये गहरी खाई बना दी और वो डेमन उसमें छुपने के लिए भाग गया। पर हमारे पूर्वजों ने उसका पीछा किया और कईयों के बलिदान के बाद उस डेमन को मार गिराया वो, और इस घाटी से कोई डेमन बाहर न आए, इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये स्काईवर्ड पवेलियन बनाया। और लगता है नीचे हुई लड़ाई की एनर्जी से यहाँ किसी यंग एट्रीब्यूट वाले ट्रेजर ने जन्म लिया है। यांग एल्डर से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ ट्रेजर के लिए आए हैं। एल्डर कहते हैं नहीं, मैं तो यहाँ किसी से मिलने आया था। इतना बोल के एल्डर वहां से चले जाते हैं। यांग वहीं मेडिटेशन करने लगता है। यांग यहाँ रोज आने लगता है मेडिटेशन के लिए। कुछ दिन बाद मेडिटेशन के दौरान यांग को यान एसेंस फील होता है अपने अंदर। यांग ने येन एसेंस फॉर्म कर लिया अपने अंदर। मेडिटेशन के बाद यांग घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचते हुए रात हो जाती है। वो देखता है उसके घर में उसके बिस्तर पर कोई सोया होता है। यंग जैसे अंदर घुसता है, लड़की नींद से जग जाती है और यांग का देख के शर्मा जाती है। यांग का नहीं, यांग को देख के शर्मा जाती है। यंग उससे उसका नाम पूछता है और पूछता है कि तुम मुझे ढूंढ रही थी क्या। लड़की कहती है उसका नाम शियत्सिया है और बताती है कि ब्लैक विंड माउंटेन से कोई हंटर आया था यांग को ढूंढने के लिए। वो किसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा था और वो ये बैग देकर गया है यांग के लिए। यांग सिया से माफी मांगा है कि उसके लिए सिया को परेशानी उठनी पड़ी। सुबह सुबह कोई यांग का दरवाजा बजा रहा होता है। यांग देखता है कि सोनू ने उसे चैलेंज का इन्विटेशन भेजा है ब्लैक विंड माउंटेन पर। सोनू और उसका गैंग यांग कर रहे, कब आएगा यांग। तभी वहां एक और गैंग आ जाता है। सोनू का चमचा कहता है मास्टर सु स्टॉर्म मैनर के कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। दूसरी गैंग के लीडर चैंग और सोनू की आपस में बनती नहीं और दोनों के बीच फाइट भी होती रहती है। ली सोनू से कहता है कि इस बार उनके साथ बहुत लोग हैं, हमें फाइट अवॉइड करनी चाहिए, पर सोनू का ऐसा कोई मूड नहीं होता। सोनू चैंग के ग्रुप में एक लड़की को देखता है और शर्मा जाता है और कहता है तुम तो हुमे हो सैंगवन सोसाइटी से, हम इसे हुमा बोलेंगे। हुमा बातों ही बातों में चैंग और सोनू को भड़का देती है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लड़कियां कैसी भी हो, लड़ाई करवाना सबको अच्छे से आता है। सोनू कहता कि ये चैंग पहले से जरा पावरफुल हो गया है, लगता है ये इनिशियल फाउंडेशन लेवल पर पहुंच गया है। चैंग सोनू से कहता कि हमने साथ ट्रेनिंग शुरू की थी पर मैं अब तुझसे बहुत आगे निकल चुका हूं। यंग भी माउंटेन पर सोनू और उसकी गैंग को ढूंढ रहा होता है कि उसे लड़ाई की आवाज आती है। यांग जाके देखता है कि सोनू और उसकी गैंग को कोई दूसरी गैंग बुरी तरह पेल रही होती है, मतलब पीट रही होती है। चंग एक बड़ा सा पत्थर उठा के सोनू का सिर खोलने ही वाला होता है कि यांग बीच में आके उसे बचा लेता है। अब पूरी गैंग यांग के पीछे पड़ जाती है। यांग एक एक करके सबकी ले लेता है। क्लास चैंग यांग पर तलवार से वार कर देता है। यांग उसे हाथों से रोकने की कोशिश करता है, तलवार यांग की हथेली के आर पार हो जाती। यांग उसी हाथ से चैंग का हाथ पकड़ के उसके मुंह पे जोरदार घुसा मारता है, फिर उसके मुंह पर ही जोरदार किक मारता है। चैंग दूर जाके गिरता है। यांग हम का गला पकड़ के दबाने लगता है। हम कहती है मैं उनके साथ नहीं हूं, मेरा गला छोड़ के कुछ और पकड़ लो। हम नोटी हो के यांग से कहती है तुम तो काफी स्ट्रांग हो। यांग उसका गला नहीं छोड़ता तो हुमा उसका हाथ पकड़ अपनी छाती पे रख देती है। यांग दबा के हाथ हटा लेता है और उसे जाने को कहता है। हुमा कहती है हर आदमी मेरे जैसी लड़की के सपने देखता है और ये मुझे इग्नोर कर रहा है। लड़की यांग के पास आके उसके कान में कहती है मुझे तुम काफी पसंद आए, तुझे तो मैं रात को खेत में बुलाऊंगी। ये बोल के हम वह से चली जाती है। यांग सोनू से पूछता है कि तू चलने फिरने की हालत में तो है ना, तो उठो और वापस चलो। अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल में ये फाइट आम बात है। जब तक फाइट में किसी खास की मौत ना हो कोई एल्डर फाइट्स की ओर ध्यान नहीं देता। यंग अपने घर में मेडिटेशन कर रहा होता है, तभी वो एक और ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब वो टेम्पर्ड बॉडी की 8th स्टेज पे है। मेडिटेशन के बाद यांग सफाई में लग जाता है। वह सोनू भी आता, वो यांग को ब्लैकविंड फॉरेस्ट में लगने वाले ब्लैक मार्केट में लेकर जाता है और उसे वहां के फायदे बताता है कि यह तुम बार्गन कर सकते हो और अपनी कीमत पर सामान बेच सकते हो। सोनू यांग को बताता है कि उसने एक लो ग्रेड अर्थ टीयर का स्पिरिट फ्रूट हेवनली फ्रूट सिर्फ 10 सिल्वर में खरीदा क्योंकि मर्चेंट को उसकी सही कीमत नहीं पता थी। सोनू यहाँ यांग के ब्लड मशरूम की बात कर रहा होता है। यांग कहता है कि मैंने पहले कभी इस मार्केट के बारे में नहीं सुना। यांग सोनू से पूछता है कि क्या हमारे स्काईवर्ड पवेलियन में कोई 11th एल्डर भी है क्या। सोनू उसे बताता है कि हमारे सेक्ट में सिर्फ 5 एल्डर है, जिनमें एल्डर लीडर नैसेंट सोल स्टेज पर है। यांग पूछता है क्या सकते हमारे लीडर नैसेंट सोल स्टेज पर है। सोनू हाँ, मेरे दादा बताते हैं उन्होंने 10 साल पहले ही नैसेंट सोल की पीक पर पहुंच चुके थे, पर किसी हादसे के कारण उनकी कल्टीवेशन ग्रोथ रुक गई।
हमारे लीडर के 2 स्टूडेंट हुआ करते थे, वो हादसा उन दोनों की वजह से हुआ था। जिसके बाद मुश्किल से ही किसी ने सेक्ट लीडर को देखा होगा। बातें करते करते सब ब्लैक मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के सोनू यांग को बताता है कि उसकी बहन यही रहती है और यांग उस पे लाइन मारने की सोचे भी ना। फिर सोनू कहता है कि तुम जिस लेवल पे हो तुम उसे इम्प्रेस कर भी नहीं सकते। यांग पूछता है तुम्हारी बहन इतनी पावरफुल है क्या? सोनू उसे बताता है कि उसकी बहन प्योर फाउंडेशन स्टेज की 3rd लेयर में है। यांग कहता है प्योर फाउंडेशन से आगे नासेंट सोल स्टेज होता है जहां हमारे सेक्ट के लीडर हैं। यंग कहता है तुम्हारी बहन तो सचमुच पावरफुल है। यांग और सोनू उसकी बहन से मिलते हैं जहां उसकी बहन सोनू की क्लास लगती है। उसके बाद यांग मार्केट की तरफ निकल पड़ता है जहां वो कई अलग अलग तरह की शॉप देखता है और कहता है कि उसे कोई यान एट्रीब्यूट वाला आर्टिफैक्ट ढूंढना है। मार्केट में घूमते हुए यांग को मिस्टीरियस स्टोन दिखते हैं जिनमें से यौन एनर्जी आ रही होती है। तभी उसके पीछे से हुमा वहां आ जाती है और यांग पे लाइन मारने लगती है। यांग उसे भाव नहीं देता। वो दुकानदार से स्टोन का प्राइस पूछता है। दुकानदार उसे 500 सिल्वर बताता है जिसे वो ली की दी हुई मेडिसिन देकर ले लेता है। दुकानदार यांग से खुश होकर उसे लो ग्रेड अर्थ टीयर का स्पिरिट फ्रूट का सीड देता है। हुमा यांग का पीछा नहीं छोड़ रही होती, वो यांग पे लाइनबाजी मार रही होती है। तभी पीछे से चैंग अपने दोस्त के साथ आ जाता है पिछली लड़ाई का बदला लेने। चैंग और यांग में लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें यांग बड़ी ही आसानी से चैंग की मार डालता है। उसका दोस्त की ये सब देख के फट जाती है, वो वहां से भागने लगता है पर यांग उसे भी मार देता है और दोनों का सामान चुरा लेता है। हुमा ये सब देख के चौंक जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा ये इनसे डर के मदद मांगेगा और मैं मदद के बदले इससे इसका सामान मांग लूंगी, पर कहानी उल्टी पड़ गई। हुमा कहती है तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो और कुछ भी चाहिए तो वो भी ले लो, पर मुझे मरना मत। यांग और हुमा मिलकर दोनों की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। कुछ देर आपस में बात करने के बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। यांग ड्रैगन रवीन के पास आ जाता है मेडिटेशन करने के लिए। उसे याद आता है स्पिरिट फ्रूट के सीड का। यंग उस सीड को वही लगा के मेडिटेट करने लगता है। यंग जब मेडिटेशन करके उठता तो वो चौंक जाता है। वो देखता है कि सीड एकदम से ग्रो हो के पौधा बन चुका होता है। यांग वापस अपने गांव आ जाता है। वापस आकर वो जैंग से पूछता है उसकी झाड़ू कहाँ है। जैंग उससे बताता है कि अब से वो और सोनू साफ सफाई संभाल लेंगे, तुम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। जैंग सफाई खत्म करके जाने लगता है। तभी यांग उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसमें वो जैंग को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। ये सब सिया भी देख रही होती है हमेशा की तरह पेड़ पर चढ़कर। सिया यांग की डेवलपमेंट देख के खुश हो जाती है। यांग रोज मेडिटेशन करने ड्रैगन रवीन जाता है। कुछ ही दिन में उसका लगाया हुआ पौधा पूरा बढ़ चुका होता है। उसमें फ्लावर भी आ जाते हैं। अब यांग को सफाई के बारे में भी जरा नहीं सोचना। उसके नए दोस्त उसका बाकी काम संभल लेते हैं। यांग अब टेम्पर्ड बॉडी की 3rd स्टेज से 8th स्टेज पे है। यंग कंट्रीब्यूशन हॉल जाता है। एल्डर मैंग के पास हर्ब्स एक्सचेंज करने यंग वहां से विदर्ड बैरन ग्रास और 33 लीव्ड रेमनेंट स्पिरिट फ्लावर लेता है और ड्रैगन रवीन की तरफ चल देता है। अपना इंसेंस बनर लेकर यांग इंसेंस बनर में हर्ब्स डालकर मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। इंसेंस बनर की वजह से यांग के कल्टीवेशन स्पीड काफी बढ़ जाती है और उसके लगाए स्पिरिट फ्रूट ट्री में फ्रूट्स भी लग जाते हैं। यांग रवीन के पास बीत के मेडिटेशन करता है और स्पिरिट फ्रूट खाता है जिससे कुछ ही दिनों में फिर ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो अब टेम्पर्ड बॉडी की 9th लेयर में है। यांग स्पिरिट फ्रूट ट्री के सभी फल खा जाता है। यंग को दोबारा अब स्पिरिट फ्रूट का सीड चाहिए। यांग मार्केट में ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने पुराने सेलर के पास जाके पता करता है। उसे वहां भी सीड नहीं मिलता पर सेलर उसे बताता है कि वो सीड कहां से आते हैं। हुमा की फैमिली वो जगह कंट्रोल करती है। सेलर उसे हुमा का एड्रेस बताता है कि यंग जाके उससे बात करे। यांग घबराता हुआ हुमा के घर की तरफ बढ़ता है और उसे आवाज लगाता है। हुमा अंदर अपने जुड़वा बहन के साथ होती है। वो हुमा से पूछती है कि क्या ये वही लड़का है जिसकी वो बात करती रहती है। जहां उसकी बहन हुमा को भड़कती है और दोनों यांग का टेस्ट लेते हैं कि वो हुमा की खूबसूरती का फायदा उठाता है कि नहीं। उस टेस्ट में यांग पास हो जाता है। यांग बताता है कि उसे पहले ही पता लग गया था कि तुम हुमा नहीं हो, उसकी कोई जुड़वा बहन हो। हुमा यांग को लेकर अपने ग्रैंडफादर टियान लॉन्ग के पास लेकर पहुंचती है। हुमा अपने दादा को बताती है कि उसके फ्रेंड को कुछ खरीदना है।
हुमा का दादा हुमा से नाराज हो जाता है कि वो किसी बाहर के आदमी को सेक्ट में लाए। वो बूढ़े दादा यंग से फाइट करने लगते हैं। यंग बड़ी मुश्किल से अटैक को डोज करता है और हुमा बीच में आके यांग को बचा लेती है। टियन लॉन्ग वहां से चल जाता है। हुमा कहती है, अगर तुम अंदर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारे लिए बीज ले आती हूँ। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े दादा किसी को यांग की सुपारी दे रहे होते हैं कि हुमा का उससे लगाव कुछ ज्यादा ही है, जो भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। हुमा बीज के लिए अंदर जाती है। कुछ देर बाद हम बीज लेकर आती है और यांग को देती है। बदले में यांग हुमा को कुछ अंडरग्राउंड ट्रेजर के बारे में बताता है, जिसके बाद दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। यांग ड्रैगन रवीन के पास बाकी के बीज भी लगा देता है और मेडिटेट करने लगता है। यांग 9th स्टेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा होता। यांग को मेडिटेट करते हुए सिया देख रही होती है। छुपकर सिया कुछ नोटिस करती है कि यांग को ब्रेक थ्रू में दिक्कत होएगी है, तो वो उसकी हेल्प करने का प्लान बनाती है, पर वो नहीं चाहती कि यंग उसे पहचाने। तो सिया ब्लैक ड्रेस में सेक्सी निंजा बनके यांग की हेल्प के लिए चल देती है। उसे पता होता है कि यांग को क्या दिक्कत हो रही है। सिया के मास्टर भी वहां आ जाते हैं। दोनों यंग को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सिया देखती है कि यांग इनिशियल फाउंडेशन की सेकंड लेयर पर पहुंच गया है। सिया ये देख के शौक रह जाती है कि इसने 2 स्टोन लेयर इतनी जल्दी कैसे ब्रेक की। देखते ही देखते यंग ब्रेक थ्रू करके 3rd लेयर में पहुंच जाता है। सिया और यांग वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आकर यांग देखता कि ग्राउंड में भीड़ लगी हुई है। कोई सोनू को बुली कर रहा होता है। सोनू अपने लेवल के लड़के से हार रहा होता है, क्योंकि उसने आर्मर पहना हुआ होता है, जो चैलेंज में अलाउड नहीं है। वे जुआंग बहुत बुरी तरह सोनू की कुटाई कर रहा होता है। सोनू को पेलने के बाद वे अपने आदमियों से कहता है, इसकी तरह सबको पेल दो। जैसे वे के आदमी हमले को आगे बढ़ते ही यांग की एक लात से एक आदमी बेहोश हो जाता है। फिर यांग वे को चैलेंज करता है फाइट को। यांग वे को सबक सिखाता है अपने यान एसेंस लिक्विड को वेपन बना के वे का आर्मर बेकार कर देता है। वे यांग को धमकी देने लगता है। उसके दादा पवेलियन में एल्डर है। यांग वे की धमकी से बिना डरे वे की फाड़ के 4 कर देता है। वे का बॉडीगार्ड बीच में आकर वे की गेंद बचा लेता है, जान बचा लेता है और यांग को नकली मर्डर में फंसाने का प्लान बनाने लगते हैं। यंग और उसके दोस्त को फर्जी केस में बंद कर दिया जाता है। वे अपने लोगों के साथ यंग को खत्म करने का प्लान बना रहा होता है। उधर सिया अपने मास्टर को यंग को बचाने के लिए मनाती है और सोनू भी अपने बहन के पास जाता है यांग की हेल्प के लिए। वहीं जेल में वे के चमचे यांग को जेल से निकालकर अकेले में पेल रहे होते हैं। तभी वहां सोनू की बहन की एंट्री होती है। वो यांग को जेल से छुटाकर बाहर लाती है। बाहर डिसिप्लिन कमेटी होती है, जो यांग को कहीं जाने से रोक के रखती है। वहां सोनू की बहन और कमेटी वालों के बीच जमकर बहस होती है और इधर अंदर एल्डर्स की मीटिंग चल रही होती है। सेकंड एल्डर के अलावा सब यांग को सजा दिलवाना चाहते हैं। सेकंड एल्डर के अलावा एल्डर मैंग भी यांग के सपोर्ट में आते हैं, वो भी एल्डर लीडर के ऑर्डर के साथ, जिसके बाद यांग की जान बचती है और उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाते हैं। सोनू यांग के लिए कुछ दवाएं भी लतेच। रात में यांग मेडिटेट करते हुए सारी दवाएं खा लेता है। वो इतनी एनर्जी फील कर रहा होता है कि यंग सीधा सोनू के घर चला जाता है उसे चलेगे देने। जैसे वो उसका दरवाजा खोलता है, उसे अंदर सोनू की बहन दिखती है बिना कपड़ों के, जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लड़ाई की आवाज सुनकर सब लोग आंखें और जी हैश 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 फाड़ के ये फाइट देख रहे होते हैं। एंड में सोनू की बहन की पावर यंग को कुल्फी वाला गोला बना देती है, जिसमें यंग 3 दिन फंसे रहने के बाद बाहर निकलता है और यंग से पूछता है कि उसकी बहन यांग को पेलने के पीछे की पड़ी है। यंग बात को घुमा के बताता है कि इसके कई रीजन है और सोनू और उसके दादा सेकंड एल्डर को थैंक्स बोलता है। तब सोनू यंग को बताता है कि इस बार उसके दादा ने नहीं, ट्रेजरर मैंग ने यांग की हेल्प की है। यांग और सोनू दोनों ट्रेजरर मैंग के पास जाकर उनकी हेल्प के लिए उन्हें थैंक्स बोलते हैं। यंग उनसे पूछता है, तुमने मेरे लिए इतना किया तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ एल्डरमान। एल्डर यंग से पूछते हैं, क्या तुम वर्जिन हो? एल्डर कहते हैं कि हेल्प के बदले उन्हें भी हेल्प चाहिए। यांग को लगता है एल्डर उसकी लेने के चक्कर में है। वो घबरा जाता है। तब एल्डर यंग को बताते हैं कि उसे अपनी नहीं देनी, अपनी हेल्प देनी है। तब जाके यंग शांत होता है। एल्डर यांग को ड्रैगन रवीन पर लेकर आते हैं। यंग पूछता है कि हम ये क्यों आए हैं।
एल्डर उसे सिया की तरफ इशारा करके बताता है कि तुम्हें इसकी लेनी है, मेरा मतलब इसकी हेल्प करनी है। यांग सिया के पास जाकर उससे पूछता है कि सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। सिया बताती है कि यांग यह नहीं था तो मैं यहाँ इन फ्रूट्स की देखभाल कर रही थी और मैंने इन स्पिरिट फ्रूट्स से ये मेडिसिन बनाई है। तब एल्डर मैंग वहां आकर बताते हैं कि ये उसकी स्टूडेंट है और उसके स्टूडेंट की बॉडी एक खास तरह की बॉडी है जो हर्ब्स को मेडिसिन में बदल सकती है। तब सिया यांग को फ्रूट्स को मेडिसिन में बदलकर दिखती है। तब एल्डर वहां यंग को बताते हैं कि उन्हें यांग की हेल्प क्यों चाहिए। उन्हें सिया के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग नेक्टर ऑफ 9 यिन की तलाश में सिया की हेल्प करनी है। एल्डर बताते हैं कि उस नेक्टर को प्योर यान एनर्जी वाले लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं। यंग एल्डर से पूछता है कि इसकी तलाश में हमें कहाँ जाना होगा। एल्डर यांग को बताते हैं कि फलाना तारीख को ब्लैक विंड माउंटेन पर साल में एक बार देखने को मिलता है। एल्डर कहते हैं कि अगर इस साल वे उसे हासिल नहीं कर पाए तो उन्हें अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एल्डर 10 दिन बाद वहां जाने का प्लान बनाते हैं। यांग 10 दिन तक मेडिटेशन करता है जिससे वो अब इनिशियल फाउंडेशन की 4th लेयर पर पहुंच चुका है। अगले दिन सिया यांग से मिलती है और दोनों साथ में ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। वही कुछ लोग वही जेल में मिले डिफेंस कमेटी वाले लोग यंग और सिया को माउंटेन की तरफ जाते देखते हैं और उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं जिसके लिए वो दूसरे लोगों की हेल्प लेते हैं। फिर हम दिखा जाता है कि न्यू लैंग और चैंग स्ट्रॉम मैनर के मेंबर भी यंग और सिया को देख लेते हैं और उनसे बदला लेने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि और ये बात हुमा के क्लैन सैंगवन सोसाइटी वाले को भी पता चल जाती है जिसमें हम देखते हैं हुमा का मुंह बोला बॉयफ्रेंड भी यंग को मारने का प्लान बनाता है। तब सैंगवान सोसाइटी वालों को पता चलता है कि स्टॉर्म मैनर के लोग भी यांग के पीछे हैं। फिर दोनों मिलकर यांग को पेलने का प्लान बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कई दिनों के सफर के बाद यंग और सिया रेस्ट के लिए रुकते हैं। पेड़ पर रेस्ट करते हुए सिया यंग से पूछती है कि वो उसके साथ आने के लिए राजी क्यों हुआ। सिया कहती है कि एल्डर बता रहे थे कि तुम यह आने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। यांग सिया से कहता है तुमने अभी तक मेरी इतनी हेल्प की है उसके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। फिर यंग बताता है कि उसे पता है वो ब्लड क्लॉटिंग क्रीम सिया उसके लिए छोड़कर गई होती है। यंग बीटल और लड़की कसे आ रही सेम खुशबू से पहचान लेता है। अगले दिन यंग फिर कुछ हर्ब्स कलेक्ट करता है और अपनी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। कुछ दिन बाद दोनों अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के सिया कुछ तैयारी करने यंग से अलग निकल जाती है और उसे वहीं रखने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि सैंगवान सोसाइटी वाले भी उसी माउंटेन पर शिकार कर रहे होते हैं। रात होते ही सिया वापस आ जाती है। कुछ देर बाद वह सैंगवान सोसाइटी और स्टॉर्म मैनर के लोग यंग और सिया को घेर लेते हैं और वह लड़ाई शुरू हो जाती है। दुश्मन दोनों पर भारी पड़ रहे होते हैं। यांग सिया को वहां से लेकर भाग जाता है। यंग सिया को मेडिसिन देता है और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। स्टॉर्म मैनर के लोग और यंग आपस में मिलते हैं और उनमें कुछ डायलॉग्स के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट में यांग जोंग के अटैक को डोज करते हुए एक खतरनाक अटैक करता है जिससे वो अपने ओपोनेंट की जान ले लेता है। वही दूसरा बंदा ये सब देख के डर जाता है और वह से भागने लगता है। एक उसके पीछे से तलवार फेंक के मारता है जो उसकी छाती से आर पार हो जाती है। यंग बाकी के स्टॉर्म मैनर के लोगों को भी ढूंढ ढूंढ के मारता है। इन सब से लड़ते हुए यांग 9th लेयर तक पहुंच जाता है। वहां सैंगवान सोसाइटी वाले भी आ जाते हैं। उनमें भी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें यांग एक को मार के वहां से भाग जाता है। बाकी भी उसका पीछा करने लगते हैं जिन्हें यंग एक एक करके ठिकाने लगाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जहां सिया अकेली मेडिटेट कर रही होती है वह हुमा का मुंहबोला बॉयफ्रेंड आ जाता है और सिया को उसकी रखेल बाने को या मरने को कहता है। जहां यांग सही समय पर पहुंचकर सिया को बचा लेता है। वापस आके यांग बताता है कि उसे फाउंडेशन बिल्डिंग नेक्टर की लोकेशन मिल गई है और बताता है कि उसने लॉन्ग हुई और सिया से जिसकी लड़ाई हुई उन दो के अलावा यांग ने सबको ठिकाने लगा दिया है। सिया और यांग दोनों ट्रेजर की तरफ निकल पड़ते हैं। बचे हुए दोनों एनिमी वहीं पर यंग और सिया का वेट कर रहे होते हैं और वह भी फाइट शुरू हो जाती है। मास्टर लॉन्ग यांग से और उसका बॉडीगार्ड सिया से लड़ने लगते हैं जिसमें यांग थोड़ी मुश्किलों का साथ मास्टर लॉन्ग को खत्म कर देता है और उसके बॉडीगार्ड को यंग और सिया मिलकर मर देते हैं। जिसके बाद दोनों नेक्टर कलेक्ट करने लगते हैं जिसे यंग को अपने मुंह से कलेक्ट करके सिया के मुंह में ट्रांसफर करना होता है। मतलब दोनों आपस में किस्सी करके है जिसके बाद यंग बेहोश हो जाता है।
कुछ समय बाद एल्डर मांग वहां पहुंचते हैं कि यह क्या हुआ है। सिया एल्डर को पूरी कहानी बताती है कि उन पर हमला हुआ, जिसके बाद एल्डर और सिया यांग को लेकर वापस पवेलियन आ जाते हैं, जहां यंग का इलाज चलता है, जिसके कुछ समय बाद यांग बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिसके बाद एल्डर मांग यंग और सिया से अलविदा लेकर वहां से चले जाते हैं सैंगवायन सोसाइटी की तरफ, जहां पहुंच के एल्डर लॉन्गजैक्टियन को ढूंढ रहे होते हैं और उसे गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। जिसके बाद लॉन्गजैक्टियन वहां आता है और दोनों एल्डर में फाइट शुरू हो जाती है। एल्डर मैंग बहुत बुरी तरह जैक्टियन को उठा उठा के पटक रहे होते हैं। सब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा होता। एल्डर मैंग कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट्स पर अटैक करने की? आज मैं इस सैंगवायन सोसाइटी का नमो निशान मिटा दूंगा। जिसके बाद एल्डर एक और हैवी अटैक कर देते हैं सब पर। वहीं हम देखते हैं कि यंग वापस ब्लैक मार्केट पहुंच गया होता है सीड्स के लिए, जहां एक लड़की आकर यांग को मिड ग्रेड के सीड्स दिखती है, जो यांग 1000 सिल्वर में वो सीड्स के लेता है। तभी उन्हें कहीं एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। सब लोग धमाके की तरफ देखने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं एल्डर मांग ने अकेले ही सबकी रेल बना के रही है। वही उस धमाके से वहां जमीन के नीचे कैद 2 बीस्ट सोल आजाद हो जाती है, जो कि एक तरह का ट्रेजर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां हाई हेवन पवेलियन, स्टॉर्म मैनर और सैंगवान सोसाइटी के लोग भी वहां आ जाते हैं और सब वहां ट्रेजर के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। और कुछ देर के बाद वो लोग एक साथ मिलकर अंदर जाते हैं। यंग और उसका ग्रुप अंदर स्टोन गोलम से लड़ रहा होता है। कुछ टाइम बाद सब लोग मिलकर उन स्टोन गोलम को हर देते हैं, जिसमें से यांग को एक मेरिडियन डायग्राम मिलता है। जिसके बाद बाकी प्लान बनाते हैं कि उन्हें सबके लिए एक एक डायग्राम चाहिए। तो वो और स्टोन गोलम्स से फाइट करने लगते हैं, जिसमें यांग को इन गोलम का बॉस दिखता है, जिसके ऊपर यंग टूट पड़ता है, जिसे यंग आसानी से हरा देता है, जिसमें यंग को एक और ट्रेजर मिलता है। कुछ देर और लड़ाई के बाद सबके पास एक एक ट्रेजर होता है और वो लोग वह से चले जाते हैं। वहां से निकालकर सब अपना अपना ग्रुप बनाकर वहां से निकलते हैं। यांग अकेला होता है। जी होंगचन यांग के पीछे अपने आदमी आग देता है उसे खत्म करने को। होंगचन के लोग यंग को घेर लेते हैं। यांग उन पर अपने नए ट्रेजर स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उनके बीच से बचकर निकल जाता है। हम देखते हैं कि यंग पानी के अंदर जाता है और उसे पानी के अंदर एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर यांग को तरह तरह की हर्ब्स मिलती है। वो ट्रेजर की खोज में और अंदर जाता है और उसे वहां एक स्केलेटन दिखता है, जिसके ऊपर रोशनी चमक रही होती है। जिसके बाद यंग को आवाज सुनाई देती है। यंग देखता है कि स्केलेटन यांग से बात कर रहा होता है, जिससे यांग पूछता है कि क्या तुम इस केव के ओनर हो। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि ये स्केलेटन यांग की बॉडी पर कब्जा करना चाहता है और स्केलेटन की सोल यांग की बॉडी में घुस जाती है उसे अपना बनाने के लिए। और जैसे ही स्केलेटन की सोल अंदर जाती है उसे वहां गोल्डन स्केलेटन मिलता है। यांग की गोल्डन स्केलेटन बॉडी किसी भी तरह की एनर्जी की एब्जॉर्ब कर सकती है और वो स्केलेटन सोल को खाने वाला होता है और स्केलेटन सोल यांग का पेट बनने को तैयार हो जाता है और यांग को अपनी अजीबोगरीब स्किल्स के बारे में बताता है, जो कि वो यंग को सीखना चाहता है, पर यांग उन्हें सीखने से मन कर देता है। यांग स्केलेटन से स्किल लेने के बजाय स्टोन गोलम बॉस से मिले ट्रेजर पर अपनी यानकी डालता है, जिससे उसके हाथ में एक सील बन जाती है। यंग उसका यूज करता है। उसके हाथी से जोरदार बिजली निकलती है, जिससे जमीन में खड्डा हो जाता है। यंग ये सब देख बड़ा खुश हो जाता है। जिसके बाद स्केलेटन सोल यंग को उसके आर्टिफैक्ट के बारे में बताती है, जो कि उसके बॉडी में होता है। यंग वो ट्रेजर स्केलेटन को दे देता है उसे यूज करने के लिए। गुफा से बाहर आता है। उसे बाहर आते हुए उसे की अटैक करता है। यांग देखता है तो वो जिनसिंग होता है, जिसमें यिन और यान दोनों एनर्जी होती है। ये एक तरह की अर्ब का काम भी करता है। इस जिनसिंग का पीछा हुमा और उसकी बहन कर रही होती है, जिनसे यंग मिलता है। सब आपस में बातें करते करते जा रहे होते हैं। उन्हें आगे कुछ लोग दिखते हैं जो किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिनमें सुयान सोनू की बहन भी होती है। मॉन्स्टर सुयान पर अटैक करता है। यांग सुयन को बचाता है, जिसके बाद यांग सू से कहता है कि पीछे हटो, सब मैं अकेला इसे संभाल लूंगा। यंग अपनी नई टेक्निक मिनिस्टर पे उसे करता है और मॉन्स्टर एक ही अटैक में मर जाता है, जिसे देख सबकी आंखें फटी रह जाती है। लोग उस बीस्ट से एनर्जी कोर निकलते हैं, तभी
वो कोर हवा में उड़ने लगता है और बाकी के 8 कॉर्स से कंबाइन हो जाता, जिसके बाद वह बहुत जोर का तूफान आता है। यंग वहां से सभी को 10 किलोमीटर दूर जाने को कहता है। यंग के साथ सुयान, हुमा और उसकी बहन और कुछ स्टॉर्म मैनर के लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद उस तूफान में कुछ देखने को मिलता है, गोल्डन स्टेयर्स, जो कि ऊपर महल की तरफ जा रही होती है।